नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है कि आखिर लापरवाही का जिम्मेदार कौन। जी हां, भिंड में एक फरियादी न्याय के लिए 9 सालों से भटक रहा है। प्रशासन की हर चौखट पर उसे निराशा मिली। प्रशासन की अनदेखी, लापरवाही और न्याय में देरी के कारण एक परिवार परेशान हो रहा है। बीते दिन पड़ोसी दबंगों ने फरियादी के घर में घुसकर मारपीट की थी। लाठी डंडे कुल्हाड़ी लेकर उसके घर में जबरन घुसे थे। घर के आम रास्ते पर दबंगों का कब्जा है, जिसके चलते उसे घर से निकलने में परेशानी होती है। मामला भिंड के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव सिमराव के मजरा हरिरामपुरा का है। साइकिल 9 साल से मेरे घर नहीं पहुंची है। क्या कारण है? क्या कारण, मेरे रास्ते में अवरोध कर दिया दोनों तरफ से और दीवार बना के, और मैंने प्रशासन को भी, सिंचाई विभाग को भी, कलेक्टर साहब को भी, सबको अवगत कराया, लेकिन उसमें अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। और मेरे घर पे उस दिन जब मैंने तहसीलदार को पुनः जांच के लिए बोला, अगर उसमें कार्रवाई हुई तो उन लोगों को जानकारी लग गई। उन्होंने हमारे घर पर हमला बोला। कौन लोग हैं जो सामने वाली पार्टी जो हमारे समाज के ही है। तो न्याय के लिए बेबस भटक रहा है फरियादी। प्रशासन की हर चौखट से निराश हुआ। बता दें कि 9 सालों से एक परिवार भटक रहा है, परेशान हो रहा है। दबंगों ने फरियादी के घर में घुसकर मारपीट की थी। भिंड में दर दर भटक रहा फरियादी। और फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ अमरकांत चौहान जुड़ गए हैं। अमरकांत, एक परिवार 9 सालों से भटक रहा है न्याय के लिए, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? भिंड जिले के सिमराव गांव पड़ता है, उसका है जो सिमराव गांव, उसका मजा हरी का पुरा। वहाँ का बीरेन बघेल है। बीरेन बघेल को निकलने के लिए रास्ता नहीं है। अगर वो रास्ते से अपनी मोटरसाइकिल या पैदल भी आना चाहता है तो जिनके पड़ोसियों के खेत है, वो खेत वाले उसको मारते तो घर तक मारने आते हैं। जिसकी शिकायत होने के उसने कम से कम 1 दर्जन बार बड़े सरकारी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, पटवारी हो और थाना प्रभारी के कुछ सबको कर चुका। यहाँ तक कि वो 2 बार सीएम हेल्पलाइन लगा चुका, मगर उसकी कोई आज तक 9 वर्ष हो गए कोई सुनवाई नहीं है। उसका कहना ही है कि हमारे साथ कोई घटना घट जाती है तो उसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। मगर प्रशासन, भिंड का प्रशासन इतना बेखबर है, जहाँ बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर प्रशासन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। उसकी कोई फरियाद नहीं सुन रहा, क्योंकि अभी भी बीच में वो दोबारा अभी 3 दिन पहले तो देहात थाने में आया, मगर देहात थाने में आवेदन ले लिया जाता, मगर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था कि जो दबंग लोग उसका रास्ता रोकते हैं उनकी क्या कार्रवाई की है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। जिससे लगता है कि भिंड में मानवता मतलब आदमी का रहना दूभर हो गया है और यहाँ पर अपराधियों और दबंगों के हौसले बुलंद है। बिल्कुल, जिस दबंगों की आप बात कर रहे हैं अमरकांत, किसका संरक्षण प्राप्त है दबंगों को? जी, दबंगों, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय प्रतिष्ठा, अगर दबंगों को अगर यहाँ स्थानीय प्रशासन का अगर हाथ नहीं होता उनके सर पर तो अभी तक उसकी समस्या हल हो जाती कि 9 साल बहुत होते हैं। 9 वर्ष से बराबर फरियाद लगा रहा है। यहाँ तक कि कलेक्टर भी बदले चाह चुके हैं करीब 5-6, मगर उसके बाद भी उसकी सुनने वाला कोई नहीं। कई कलेक्टर बदल गए, कई पुलिस अधीक्षक बदल गए, कई एसडीएम बदल गए, कई तहसीलदार बदल गए, लेकिन पटवारी हल्के के वही है। क्योंकि पटवारी जो करते हैं वो अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर करते हैं। पटवारियों के कहने से ही रास्ता मिलता है। जो आम रास्ता है वो आम रास्ता आखिर खो कहाँ गया। भिंड जिले में ऐसी पहली घटना नहीं, ऐसी अनेक घटना है। भिंड जो चंबल बदनाम है वो केवल इसीलिए है क्योंकि चंबल में जब भी कोई घटना घटती है तो जमीनी विवाद, जब आदमी को निकलने के लिए रास्ता नहीं होगा, किसी की जमीन पर कुछ विवाद होगा तो हो सकता है बड़ी घटना हो जाती है। मगर प्रशासन के कान पर इन सब बातों को लेकर कोई जीव नहीं रंगती। प्रशासन एकदम खामोश रहता है। प्रशासनिक अधिकारियों से जब इस मामले पर कोई बात करने की बात की जाए, बाइट मांगी जाए तो उसको मना कर देते। वो कहते हैं इस प्रकार हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये बताने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें डर रहता है लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसमें के खिलाफ कोई कार्रवाई करें तो हमारे ऊपर कोई गाज गिर जाए। मतलब कि जी अमरकांत, कहा जा सकता है कि दबंगों पर राजनीतिक संरक्षण है? जी बिल्कुल। अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तो अभी तक उस व्यक्ति को निकलने को, 9 साल से जो व्यक्ति परेशान है उसको निकलने को जगह नहीं है तो वो क्या करे? व्यक्ति कहाँ से जाए? कभी उसको कोई घर में बीमार हो जाता है या उसे कोई रात में काम आ जाता है, कैसे निकले? क्योंकि अगर वो निकलता भी है तो उसको लोग घेर लेते हैं। यहाँ तक कि उसका वीडियो भी इसने जारी किया है जिसमें लोग उसके घर में लाठी डंडे फर्शी लेके आते हैं उसको मारने के लिए।
जब इतना सब कुछ है उसके बाद भी प्रशासन नहीं देखता, क्योंकि प्रशासन के सब अधिकारियों को सब जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करते। बिल्कुल अमरकांत, 9 साल लंबा नहीं, बहुत लंबा समय हो जाता है। उसके बाद भी जो फरियादी है, जो परिवार है, प्रशासन की हर चौखट पर जा रहा है और उसे निराशा ही मिल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन इसलिए बनाएगी कि सीएम हेल्पलाइन में कोई भी व्यक्ति अगर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करता है तो उसकी 1 सप्ताह 2 हफ्ते में उसकी पूरी समस्या का हल निकाला। मगर यहाँ तो इस मामले में सीएम हेल्पलाइन भी फेल है, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद भी उस पर दबाव पड़ता है कि आप अपनी कंप्लेंट वापस करो। कंप्लेंट वापस नहीं करता तो उसको किसी तरह से उसकी ओटीपी जो होती है किसी न किसी बहाने से निकलवा के उसकी शिकायत वापस करवाए। मगर सीएम हेल्पलाइन में भी कोई ऐसा नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ के सभी पुलिस अधिकारियों को मालूम है। यहाँ पे आप देखें भिंड जिले में करीब ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें रास्ते के विवाद को लेकर घटनाएं होती हैं, पुलिस परेशान होती है, पुलिस के पास कभी लाठी डंडे चलते हैं, कभी फरसे चलते हैं, लोग घायल होते हैं, कई लोग तो मर जाते हैं रास्ते के लेकर। लेकिन इसके बाद भी ना पुलिस प्रशासन ना जिला प्रशासन, इसमें सबसे बड़ी गलती पटवारी की और एसडीएम की है, क्योंकि पटवारी एसडीएम को वहाँ नाप करके वहाँ जगह देना चाहिए। बिल्कुल अमरकांत, आपको रोकूंगी। भिंड के टीआई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। मुकेश कुमार जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? मुकेश जी, एक भिंड से खबर है कि एक परिवार जो है, जी भिंड से खबर है जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मुकेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मुकेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जी मुकेश जी, एक खबर है, 9 वर्षों से एक परिवार जो है वो परेशान है। दबंगों ने फरियादी के घर में घुसकर मारपीट की। क्या वजह है कि 9 सालों से लंबा ये मामला है लेकिन अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है, दर दर फरियादी भटक रहा है? मुकेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो जी जी मुकेश जी। मुकेश जी, मुझे लग रहा है कि मुकेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? स्वराज एक्सप्रेस से हम बात कर रहे हैं। की आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है थोड़ा। हेलो, ठीक है, कुछ तो आपको आवाज आ रही होगी ना। 9 वर्षों से एक परिवार जो है परेशान है दबंगों से। सवाल आपने सुना? तो अमरकांत, आपको आवाज पहुंच पा रही है? जी अमरकांत, जिस तरह से आपने कहा था कि जब जिम्मेदारों के पास हम जाते हैं तो बाइट देने से मना कर देते हैं, तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि साथ यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला टीआई साहब ने किया है, क्योंकि आप तक आवाज पहुंच पा रही है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैंने 6 से 7 बार सवाल उनसे किया, क्योंकि उनके पास सवाल का जवाब नहीं है। तो क्या जवाब देंगे वो, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आवाज उन्हें को पूरी सुनाई पड़ रही है मगर जवाब उनके पास है ही नहीं। क्योंकि 9 वर्ष से जो फरियादी उनके पास अभी 3 दिन पहले भी फरियादी की गया, उससे क्या कार्रवाई की आप पूछते हैं, तो कार्रवाई का कोई कार्रवाई की होगी तभी तो जवाब देंगे। जब कार्रवाई ही नहीं की तो जवाब क्या देंगे? प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि अभी मैं एसडीएम साहब से बात की, इस मामले में हमने कहा कि आपका फोन होना, तो उन्होंने भी एकदम कहा नहीं हमें भी टाइम नहीं, मीटिंग है, मीटिंग सब होती है। मतलब कि अमरकांत, कुल मिलाकर जो सभी जिम्मेदार हैं वो पल्ला झाड़ रहे हैं और इस मामले ने तो सीएम हेल्पलाइन की पोल खोल दी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद अमरकांत। वहीं बीते 3 सितंबर को ग्राम पंचायत कांकरिया तलाई के मुकेश प्रजापत नाम का व्यक्ति शिकायतों के साथ दस्तावेजों के हजारों पन्नों की पूंछ शरीर पर लपेटकर जमीन पर रेंगता हुआ कलेक्टर पहुंचा था, जहां जनसुनवाई में कलेक्टर से गुहार लगाई थी कि गांव में विकास कार्यों के नाम पर पूर्व सरपंच और पति ने करीब 1.25 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। साथ ही बेशकीमती सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण किया गया। मीडिया के जरिए जब यह मामला देश भर में सुर्खियां बना तो कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने 3 सदस्यीय जांच दल बनाकर 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। टीम ने मौके पर जाकर जांच की, जिसकी रिपोर्ट कलेक्टर ने मीडिया के सामने सार्वजनिक कर दी।
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने बताया कि शिकायत के आधार पर 22 बिंदुओं पर जांच की गई। निर्माण और विकास कार्यों में कोई अनियमितता नहीं मिली है, जबकि शासकीय जमीन पर अतिक्रमण का मामला सही पाया गया। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई कर अतिक्रमण हटा दिया है। कलेक्टर ने शिकायत गलत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। रिपोर्ट में पाया गया कि 22 में से 21 बिंदुओं पे जो शिकायत थी वो निराधार है। जो भी निर्माण कार्य वहाँ पे जैसे कि सीसी रोड है या फिर हाई स्कूल बिल्डिंग के कक्ष है, बाउंड्री वॉल है, ये सब पाए गए हैं मौके पे। एक बिंदु ये था जिसमें कि जो पूर्व सरपंच के पति के द्वारा करीब 0.6 हेक्टेयर में अतिक्रमण कर रखा था और एक गुमटी आगे की तरफ बना रखी थी जिसमें वो दुकान संचालित कर रहा था। तो उस पे हमारे द्वारा प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है एवं अब इस प्रकरण में कोई भी कार्रवाई शेष नहीं है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ एसएस कछावा नीमच से जुड़ गए हैं। नीमच, तस्वीर हम माफ कीजिएगा एसएस, हम जो तस्वीर देख रहे हैं कि एक शिकायतकर्ता जो है जनसुनवाई में अपनी जो शिकायत है उसको लपेटकर जमीन पर लेटते हुए जा रहा था और अभी कलेक्टर की बात में सुन रही थी, उन्होंने कहा कि 22 में से सिर्फ 21 जो एक मामले हैं वो सही है, बाकी सभी जो मामले हैं निराधार है। क्या कुछ पूरा मामला है? बताना चाहूंगा, यह पूरा मामला 3 सितंबर के दिन जन सुनवाई में हुआ था। वहाँ पर कांकरिया तलाई का मुकेश प्रजापति करके जो शिकायत करता है वो 1000 पन्नों की शिकायत अपने शरीर पे लपेट कर और लेटता हुआ आया था। उसके बाद कलेक्टर ने जन सुनवाई में उनको बुलाया, बिठाया, उनकी शिकायत सुनी और उसके बाद में 3 दिवस में जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का बोला, जिसमें प्रतिवेदन जांच करके 3 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ, जिसमें 22 बिंदुओं पर जो शिकायत की गई थी उसमें से 21 बिंदु। जी एसएस, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी बिल्कुल। एसएस, कलेक्टर की बात सुन रही थी मैं, उन्होंने कहा कि जो 21 बिंदु हैं वो निराधार हैं। जी, इस पर क्या कुछ जानकारी? जी, इसमें 21 बिंदुओं पर जो जांच की गई वो निराधार निकली, क्योंकि उसमें जो 21 बिंदु तो इसमें सीसी रोड और सामुदायिक भवन ऐसे करके 21 बिंदु थे जो वहाँ मौके पर थे और निर्माण कार्य उनका हो चुका था। और जो एक बिंदु था उस पे शिकायत सही पाएगी, इसका अतिक्रमण था जैसे हटाया गया। ऐसे चलिए एक बिंदु की हम बात कर लेते हैं, एक शिकायत की ही बात कर लेते हैं। अगर एक जो बिंदु सत्य है उसको लेकर ये जो ग्रामीण है कितनी बार पहुंच चुका है जन सुनवाई या जिम्मेदारों के पास? क्योंकि अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई तभी तो उसे ये अपनाना पड़ा, रुख अपनाना पड़ा। जी कविता, ये आपकी बात सही है। ये 7 सालों से लगातार शिकायत करता दफ्तरों के चक्कर काट रहा था और उसके बाद में हालांकि ये बात भी सही है कि जब 7 सालों से दफ्तरों के चक्कर काटा तो ये एक शिकायत भी सही थी, तो इस पर कार्रवाई पहले ही होनी थी। लेकिन नवागत कलेक्टर हिमांशु चंद्रा जी के आने के बाद इस पर कार्रवाई की गई और 3 सदस्य टीम की दल बनाकर वहां भेजा गया और बिल्कुल। ऐसे हमारे साथ नीमच से कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं, सत्यनारायण जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। आपको जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। सत्यनारायण जी, एक तस्वीर हम देख रहे हैं, नीमच की तस्वीर है, कुछ दिन पहले की है कि एक शिकायतकर्ता जो है 22 बिंदुओं की जो शिकायत है 1000 पन्नों को लपेटकर और जमीन पे लेटते हुए आता है और 7 सालों से इंतजार कर रहा था कि मुझे न्याय मिले। तो उसमें न्याय मिले। कलेक्टर साहब को इस बात के लिए धन्यवाद है। कलेक्टर साहब ने जो तत्काल निर्णय लेते हुए टीम बनाकर जांच करवाई पूरे जिला अधिकारियों से, और कराने के पश्चात 22 बिंदुओं में से 21 बिंदुओं पर जांच उनके कलेक्टर साहब के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि निराधार पाई गई है और एक बिंदु पे जो अतिक्रमण इशू था उसपे दूसरे दिन उसी दिन तत्काल कलेक्टर साहब ने एसडीओ और तहसीलदार मौके पोस्ट पर हटाया गया, तो इसमें से कार्रवाई तो हुई मैम उसमें। लेकिन सत्यनारायण जी, सवाल ये है कि 7 सालों से ये जो मामला था लंबित था और जब जो फरियादी है, जो शिकायत करता है, इस तरह से प्रदर्शन करेगा तब उसकी मतलब जो शिकायत है उस पर सुनवाई होगी।
हाँ, ये तो कहीं कहीं ये तो प्रशासन ने जो शिकायतकर्ता के साथ गलत हुआ है। ये न्याय 7 साल पहले इसकी जांच होना थी और जो शिकायत कर रहा था उसको न्याय मिलना था। अगर उसको मजबूर होना पड़ा, ये बात सत्य है। जी बिल्कुल। उसके बाद भी कुछ अनोखा किया तब जाकर ताकि ये मीडिया के संज्ञान, तब जाकर ये मामला का निराकरण किया गया। सत्यनारायण जी, बिल्कुल सही बात है। ये प्रशासन और मीडिया को भी इस बात का धन्यवाद है कि प्रशासन ने उसको उठाने के बाद ये कार्रवाई हुई और कहीं 7 सालों में प्रशासन ने शिकायतकर्ता की नहीं सुनी। ये बात सही है। चलिए सत्यनारायण जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे साहब का भी बहुत धन्यवाद। खबर संजय गांधी अस्पताल रीवा से है, जहां अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हाई कंपनी को सौंपी गई है, जिसके सिक्योरिटी गार्ड का काम अस्पताल में अनाधिकृत लोगों को रोकना और पास चेक कर अंदर प्रवेश देना है। लेकिन गार्ड अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण अस्पताल में अनाधिकृत रूप से लोग आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। इस लापरवाही का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व वार्डों में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अस्पताल डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल के निर्देश पर टीम ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसमें सामने आया कि गार्ड सिर्फ शो पीस बनकर खड़े रहते हैं और बिना किसी चेकिंग के लोगों को अंदर प्रवेश दे दिया जाता है। लापरवाही को ध्यान में रखते हुए अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने हाई कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और कंपनी को चेतावनी दी है कि सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जब भीड़ ज्यादा रहती है तभी चोरी की घटनाएं, सुरक्षा संबंधित घटनाएं, अनावश्यक लड़ाइयां, ये सब होती हैं। ये देखने में आया है प्रायः कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ही ये सब समस्याएं होती हैं। तो दिशा निर्देश इस संबंध में इस अनुक्रम में जारी किए गए हैं कि आप पास का इस्तेमाल करें, पास देखें सभी सुरक्षाकर्मी, और उसी के आधार पर ही लोगों को मिलने जुलने की अनुमति दें। तो अनाधिकृत रूप से लोग अस्पताल में प्रवेश कर रहे हैं और हाई सुरक्षा एजेंसी पर 50,000 का जुर्माना भी अस्पताल द्वारा लगाया गया है। तो संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था लचर है। बता दें कि सुरक्षा ड्यूटी में तैनात गार्ड बरत रहे लापरवाही, शो पेस बनकर खड़े रहते हैं और बिना किसी चेकिंग के लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। और इसी को देखते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने हाई कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और साथ ही चेतावनी भी दी है। तो संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था लचर है। सुरक्षा ड्यूटी में तैनात गार्ड बरत रहे हैं लापरवाही, बिना किसी चेकिंग के लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। तो रीवा का यह पूरा मामला है। हाई सुरक्षा एजेंसी पर 50,000 का अस्पताल ने जुर्माना भी लगाया है। तो संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था लचर है। और ज्यादा जानकारी के साथ रीवा से संवाददाता अशोक कुमार जुड़ गए हैं। अशोक, यदि संजय गांधी अस्पताल की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था लचर है, बिना किसी चेकिंग के लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि अस्पताल अधीक्षक की बात करें डॉक्टर राहुल मिश्रा ने हाई कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, साथ ही चेतावनी भी दी है। जी कविता जी, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। यहाँ पर जैसे सुरक्षा गार्ड लगा करके रखा, हाई कंपनी द्वारा सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं, जो किसी भी माने मरीज के परिजन और इनके साथ साथ जैसे बदमाशी करने के हिसाब से कोई लोग अगर घुसते हैं तो कोई भी चेकिंग नहीं की जाती है और उनको डायरेक्ट अस्पताल के अंदर घुसने दिया जाता है। अभी वर्तमान में 2 दिन पहले एक नाक कान गला के डॉक्टर को दिखाने एक वो आई थी, अमरपाटन से एक लेडी आई हुई थी, बच्ची आई हुई थी, जिसके साथ भी छेड़छाड़ हुई थी। इसको लेकर के डीन द्वारा पुलिस अधीक्षक की टीम को जांच के लिए भेजा गया था। अस्पताल में कई अनियमितताएं पाई गई है, यहाँ तक कि स्वच्छता को लेकर के भी काफी अनियमितताएं पाई गई। लेकिन अशोक, उसके बावजूद भी जो अस्पताल प्रबंधन है वो उसे 50,000 का जुर्माना और चेतावनी देके छोड़ दिया। अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो
जी जी, ये तो आम बात हो गई है। रीवा जिले में हकीकत में हमें मंत्री जी का नाम तो नहीं ले रहे हैं जी, लेकिन रीवा जिले में हर जगह स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह से लचर दिखाई दे रही है कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान के ही भरोसे है। यहाँ पर न तो कोई किसी को सही इलाज मिल पाता है, सब अपनी निजी क्लिनिकों में डॉक्टर बैठ करके इलाज करते देखे जाते हैं। मतलब कि ड्यूटी उनकी सरकारी है और निजी क्लिनिक में अपना पूरा समय दे रहे हैं। जी जी, पूरा समय निजी क्लिनिक में दे रहे हैं। इस मामले में आपने जिम्मेदारों से बात की, हालांकि जिम्मेदार भी मिले होंगे। जी जी, कल मैंने मंत्री जी से भी बात इस विषय में लिए थे शाम को। मंत्री जी का यही जवाब था कि उसको उसमें भी मैं सुधार करने की बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ। किस मंत्री से आपने बात की अशोक? राजेंद्र शुक्ला जी से। जी, उन्होंने सुधार की बात कही है। जी जी, ठीक है। और वहां आए हुए मरीजों को क्या कुछ कहना रहता है इस लापरवाही को देखकर, महसूस करके अशोक? आए यहाँ पर तो मरीज यही कहते हैं कि इन्हें भगवान रूप डॉक्टरों से अच्छे तो मेरे बंगाली है जो टाइम पे इलाज दे देते हैं और सस्ती इलाज करवा करके हम घर वापस चले जाते हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अशोक आपका बहुत ही धन्यवाद। जी जी। तो आज का हमारा मुद्दा था कि आखिर लापरवाही का जिम्मेदार कौन। इसी के साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।